बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सोनिया है और मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में पेलियोंटोलॉजी और ज़ू जियोग्राफ़ी का एक लेक्चर पढ़ाऊँगी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको मज़ा आएगा ये सब्जेक्ट पढ़ने में। इस सब्जेक्ट को मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है वो डिफ़िकल्टी होती है पढ़ने में और फर्स्ट टाइम जो है वो कुछ चीज़ें समझने में मुश्किल हो रही होती है, तो उम्मीद है कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले first of all, here is the definition of fossils. What are fossils? As everyone you know, as a biologist, that fossils are remains of dead organisms. So in definition we will see that fossils derive from the Latin word. Fossil word जो है वो Latin language से आया है. Fossilis जिसका मतलब है to dig out. एक्चुअली फोसिल्स जो है वो डिग आउट करने से ही हमें मिलती हैं और डिग आउट करने से ही हमें इनके बारे में पता चलता है कि ज़मीन के नीचे जो है वो कौन कौन सी फोसिल्स मौजूद हैं। आज से कई मिलियन ईयर्स को एनी प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो डेड हो चुके हैं, जो उनके जो रिमेन्स जो प्रिजर्व हो गए हैं जो ज़मीन के अंदर, उनको हम फोसिल्स कहते हैं। फोसिल्स आर रिमेन्स एंड इम्प्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व फ्रॉम द जियोलॉजिकल पास्ट। फोसिल्स जो है वो रिमेन्स भी हो सकते हैं और इम्प्रेशन भी हो सकते हैं। अभी तक छोटी क्लास में हमने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ रिमेन्स को हम फोसिल्स कहते थे, लेकिन जैसे ही हमारा लेवल अपग्रेड हुआ है हमें पता चला है कि फोसिल्स जो है वो रिमेन्स और इम्प्रेशंस दोनों को मिला के हम कहेंगे ये फोसिल्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स और इम्प्रेशंस जो कि पास्ट टाइम पीरियड में जब कभी प्रिजर्व हो गए अर्थ में, तो हम उन रिमेन्स और इम्प्रेशंस को हम कहते हैं फोसिल्स। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फोसिल्स। फोसिल्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। हियर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोसिल्स। इंटायर ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड, समटाइम्स होल ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड, and sometimes original hard parts of invertebrates preserved, or sometimes skeleton preserved, or sometimes altered hard parts of organism preserved, and sometimes traces of organism preserved. different forms में इस तरह हमें fossils मिलती हैं। इंटायर ऑर्गेनिज्म कैसे प्रिजर्व हो सकता है? इट इज़ अमेजिंग हाउ इंटायर ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड. Entire organism preserved in a continuous dry or cold region. All organic remain. The softer body parts may remain unchanged for a long time under favorable conditions. इसमें वो कह रहा है कि बहुत मुसलसल ड्राई और कोल्ड रीजन्स जो हैं वहाँ पे ऑर्गेनिक रिमेन्स जो हैं उन वो क्या करती हैं, यहाँ तक कि ऑर्गेनिक रिमेन्स के साथ साथ सॉफ्टर बॉडी पार्ट्स जैसे कार्टिलेजिनस पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं वो बग़ैर तब्दील हुए लंबे अरसे तक जो है वो जब तक उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती रहती हैं एज इट इज़ प्रिजर्व हो जाते हैं। ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड इन अ मीडियम दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बैक्टीरियल डिके। और हम जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म को अगर एज अ होल हमने प्रिजर्व करना है तो हमें उसको कोई ना कोई मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा जो बैक्टीरियल डिके ना होने दे, बैक्टीरियल एक्टिविटी को जो है वो स्टॉप करे, इनहिबिट करे और ऑर्गेनिज्म को जो है वो फॉर मिलियन ईयर्स जो है वो प्रिजर्व रखे फ्यूचर के लिए। तो इस तरह के जो स्पेसिमन्स हैं वो हम लैब में प्रिजर्व करते हैं। होल ऑर्गेनिज्म जो है उनको जो है वो एक मटेरियल जो है वो ख़ास किस्म का उसमें डाल के और उसको जो है वो टाइटन कर देते हैं हम बॉटल्स को, और इस तरह स्पेसिमन्स हमारे पास प्रिजर्व हो जाते हैं। आगे इसकी एग्जांपल है इंसेक्ट्स प्रिजर्व्ड इन। अब कौन कौन सा मटेरियल हम कौन सा मटेरियल है जिसमें हम प्रिजर्व करते हैं एनिमल्स को, इन होल ऑर्गेनिज्म को। होल ऑर्गेनिज्म को अगर हमने प्रिजर्व करना है तो हम एम्बर एक केमिकल है उसको यूज़ करेंगे। और इसकी होल ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ प्रिजर्व किए हुए हैं, वूली मैमथ साइबेरिया में और मेस्टोडोन जो है वो कैलिफोर्निया में प्रिजर्व किए हुए हैं। आगे हम ये देख लेते हैं ये तरीक़ेकार, और ये ऐसी शेप की बॉटल्स कुछ और एम्बर में इस तरह करके जो है वो ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व। ये जो है वो राइट साइड पे हमें जो है वो एक फ्रॉग नज़र आ रहा है और लेफ़्ट साइड पे जो है वो एक हाउस फ्लाई नज़र आ रही है जिसको प्रिजर्व किया हुआ है। आगे ओरिजिनल पार्ट्स प्रिजर्व्ड इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हार्डर पार्ट्स सच एज शेल्स स्पाइक्यूल्स गेट प्रिजर्व्ड एंड फॉसिलाइज्ड।
जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स को एज अ होल ऑर्गेनिज्म जो है वो हम प्रिजर्व कर सकते हैं, इनवर्टिब्रेट्स को भी कर सकते हैं। एम्बर में तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो वर्टिब्रेट हो इनवर्टिब्रेट हो, प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन नेचुरली जो जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो नेचर में क्या कैसे प्रिजर्व होते हैं, उनके जो सॉफ्टर पार्ट्स हैं वो तो डिज़ोल्व हो जाएंगे, लेकिन जो हार्ड पार्ट्स हैं उनकी बॉडी के जैसे कि शेल्स और स्पाइक्यूल्स वगैरह ये प्रिजर्व हो जाते हैं। जैसे कि स्पाइक्यूल्स ऑफ सी अर्चिन वगैरह इसकी एग्जांपल दी हुई है। ये हमें स्पाइक्यूल्स दिखाए हुए हैं सी अर्चिन के कि वो इस तरह प्रिजर्व हो गए हैं किसी रॉक में। नेक्स्ट टू द स्लाइड, स्केलेटन प्रिजर्व। स्केलेटन सिर्फ और सिर्फ का और बाजू का ऐसा होता है कि स्केलेटन प्रिजर्व हो जाता है। स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट में एक परफेक्ट फॉसिल, और उसकी बहुत अच्छी फॉसिल्स होती हैं हमारे पास, और उनको जो है वो ओरिजिनल शेप में और ओरिजिनल स्ट्रक्चर में जो है वो हम प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि फॉसिल ऑफ पर्च, पर्च की फॉसिल, और ये हमें डायनासोर दिखाया गया है और वूली मैमथ का दिखाया गया है कि ये डायनासोर जो है इसका जो स्केलेटन है हमारे पास जो है वो पूरा, ये वूली सॉरी ये इसकी बैक साइड पे देखें तो डायनासोर होगा, और ये जो है ये वूली मैमथ का जो है वो स्केलेटन प्रिजर्व हुआ है, ये हमें नज़र आ रहा है। आगे, ओरिजिनल हार्ड पार्ट्स प्रिजर्व इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल, द हार्डर पार्ट्स सच एज शेल्स स्पाइक्यूल्स गेट प्रिजर्व। ये जो है वो सॉरी दोबारा से जो है वो स्लाइड रिपीट हो गई है। नेक्स्ट पेट्रिफिकेशन है। पेट्रिफिकेशन व्हेन द मिनरल्स रिच वाटर पेनिट्रेट्स थ्रू पोर्स। पेट्रिफिकेशन कहते हैं कि अगर मिनरल्स जो हैं वो किसी भी एनिमल के बॉडी में थ्रू पोर्स, थ्रू होल्स जो है वो उसके अंदर जाके जो है वो सॉलिडिफाई हो जाए, तो क्या करेगा कि वो उसकी ओरिजिनल शेप उस एनिमल्स की जो है वो बरकरार रखे। इसे कहते हैं पेट्रिफिकेशन। मिनरल रिच वाटर पेनिट्रेट थ्रू पोर्स मेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द हार्डर पार्ट्स, द मिनरल्स गेट डिपॉजिटेड इन दीज पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड पेट्रिफिकेशन। मिनरल्स का किसी भी जानदार की बॉडी के हार्ड पार्ट्स के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाना, जमा हो जाना, इसको कहते हैं पेट्रिफिकेशन। तो पेट्रिफिकेशन की एग्जांपल आगे हम देख लेते हैं। एग्जांपल, पेट्रिफाइड फॉरेस्ट ऑफ येलोस्टोन नेशनल पार्क। पेट्रिफाइड फॉरेस्ट है वहाँ जहाँ पे सारी की सारी पेट्रिफाइड फॉसिल्स रखे हुए हैं। एरिजोना पेंटेड डेजर्ट ऑफ यूएसए में जो है वो ये हमें पेट्रिफाइड ऑर्गेनिज्म देखने में मिलते हैं, जहाँ पे जो है वो ये देखें यहाँ पे पेट्रिफाइड एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स के हार्डर पार्ट के अंदर जो मिनरलाइज्ड वाटर जो है वो डिपॉजिट हुआ है, उनकी जो ये फॉसिल्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स की दिखाई हुई हैं। आगे है मिनरलाइजेशन। समटाइम्स सर्टन स्ट्रक्चर ऑफ द फॉसिल रिमेन आर रिप्लेस्ड। पीछे हमने पढ़ा था पेट्रिफिकेशन और मिनरलाइजेशन को कंफ्यूज नहीं करना। पेट्रिफिकेशन है मिनरल्स का बॉडी के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाना थ्रू बॉडी पोर्स, थ्रू बॉडी होल्स विच आर मेड बाय आफ्टर ऑर्गेनिक मटीरियल डिज़ोल्वेशन। और ऑर्गेनिक मैटर जब डिज़ोल्व हो जाते हैं तो उसके बाद जो बैक्टीरियल एक्टिविटी से जो पोर्स वगैरह बन गए होते हैं उनके थ्रू जो है वो मिनरल्स का जम जाना, उसको कहते हैं पेट्रिफिकेशन। लेकिन मिनरलाइजेशन क्या है, इसमें जो है वो बॉडी स्केलेटन जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है बाय मिनरल्स। मिनरल्स जाके बॉडी स्केलेटन की जगह ले लेते हैं, जैसा कि आयरन सिलिकेट रिप्लेसेस द टेस्ट्स ऑफ फोरामिनिफेरा एंड शेल ऑफ मोलस्केंस, इसको कहते हैं मिनरलाइजेशन। ये जो है जाके रिप्लेस कर देते हैं बॉडी ऑर्गन्स को, बॉडी ऑर्गन के सफर पार्ट्स को। आगे हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रिजर्व इन दिस केस लेफ्ट सर्टन इम्प्रेशन और मार्क इन सर्टन हार्ड मीडिया सच एज रॉक्स। रॉक्स वगैरह में किसी हार्ड मीडियम में किसी भी एनिमल का कोई ना कोई इंप्रेशन रह जाना, उसको हम कहते हैं ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये ट्रेसेस मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, मोल्ड भी हो सकता है, कास्ट भी हो सकता है। मोल्ड होगा तो हम कहेंगे इंप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन सराउंडिंग मटेरियल इज कॉल्ड मोल्ड। किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके इर्द गिर्द के जो चीज़ों पे इंप्रेशन रह गया है, इंप्रेशन इन द फॉर्म मे बी इन द फॉर्म ऑफ हार्ड और इंप्रेशन जो है वो उसका जो है वो किसी कदम का निशान हो सकता है। इंप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ उसके जो है वो फीकल मटेरियल की फॉर्म में हो सकता है। ये कोई किसी भी किस्म का इंप्रेशन है उसको हम कहेंगे मोल्ड। और आगे हम मोल्ड की दो टाइप्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मोल्ड क्या होता है, शेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बरीड इन अ सेडिमेंट और मड। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का शेल जो है वो मड या सेडिमेंट में दफन हो गया है, विच इन कोर्स ऑफ टाइम बिकम्स हार्डन, वक्त गुजरने के साथ साथ वो हार्डन हो गया है, सॉलिडिफाई हो गया है। लेटर ऑर्गेनिज्म डिके ऑर्गेनिक मटेरियल इज रिमूव्ड बाय परकुलेटिंग एसिडिफाइड वाटर एंड कैविटी इज कॉल्ड formed called external mold।
और क्या हुआ है कि डिकेइंग एक्टिविटी हुई है, और जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो गोश्त था, सारा का सारा जो है वो रिमूव हो गया है, और जो है वो वाटर उस पर बार बार बारिश की पड़ने की वजह से उसमें एक कैविटी बन गई है उसकी बॉडी के अंदर, तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल मोल्ड। तो हमारे पास एक मोल्ड आ जाएगा। और उसके बाद हम आगे, ये हमारे पास ये देखिए, ये एक एनिमल का जो है वो इम्प्रेशन दिखाया हुआ है एक्सटर्नल मोड की फॉर्म में। इसके अंदर पहले कोई ना कोई फीलिंग होगी, अगर वो फीलिंग रिमूव हो गई है जब, तो हमारे पास जो है वो बाहर वाला हिस्सा जो हड्डी सिर्फ रह गई है, तो उस स्केलेटन का पार्ट है जो, उसको हम कह रहे हैं एक्सटर्नल मोल्ड। नेक्स्ट है इंटरनल मोल्ड इन लेटर द कैविटी ऑफ। और अब जो एक्सटर्नल मोल्ड है, अगर बाद में उसकी ओरिजिनल मटेरियल को आके कोई भी मिनरल रिप्लेस कर देती है, तो हम उस मिनरल की फिलिंग को हम कहते हैं इंटरनल मोल्ड। जैसा कि छोटे बच्चे जब बचपन में ग्लास लेके मिट्टी वगैरह उसमें डाल के भर के गीली मिट्टी को और उसको निकाल लेते थे, यही वाला सीन यहाँ पे हो रहा है। ये बहुत ही सिंपल है, अगर आपने नहीं किया तो आज आज ही आप एक कोई बर्तन लें, ग्लास वगैरह जिसका मुंह थोड़ा जो है वो तंग हो, उसमें मिट्टी भरें, गीली मिट्टी, उसको फुल टाइटली फिल करें, उसके बाद उसको जो है वो बाहर निकालें। अब आप देखेंगे कि ग्लास जो है वो आपके पास एज एन एक्सटर्नल मोल्ड काम कर रहा है, और जो ग्लास के अंदर आपने मिट्टी की फिलिंग की है वो आपके पास क्या है, इंटरनल मोल्ड है। वो ग्लास की शेप की मिट्टी आपको नज़र आएगी बाद में। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है वो हम एक्सटर्नल, इंटरनल मोल्ड और शेल जो है, ये देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी डायग्राम है। यहाँ पे देखें कि ये जो शेल है, जब ये इस जगह पे एक्सटर्नल मोल्ड जहाँ पे लिखा हुआ है, ये इस मिट्टी में जो है वो दबा हुआ है, तो इसमें जो भी जो इसका इंटर्न जो भी ये शेल है, इसकी शेप का जो है वो आउटर वाली शेप का जो मिट्टी में इसका इम्प्रेशन बना है, उसको हम एक्सटर्नल मोल्ड कह रहे हैं। अगर इसके अंदर मिट्टी जो है जमी हुई है वो इस शेप की निकल आई, हम फिलिंग कर दें उसमें और वो शेल की शेप इख्तियार कर ले, तो हम उसको इंटरनल मोल्ड कहेंगे। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट इज कास्ट। कास्ट fossils formed when an organism or other organism die. Its flesh decays and its bone deteriorate due to chemical reaction. Mineral enters into cavity gradually resulting in cast. अब कास्ट क्या है, उसने कहा है कि जब एक ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है, उसके फ्लैशी ऑर्गन्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और उसके अंदर जो है वो मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, और जो है वो कैविटी को फिल कर देते हैं। ग्रेजुअली हमारे पास एक कास्ट बन जाता है, सांचा बन जाता है। यहाँ पे देखें, वो जो पीछे आपको एक्सटर्नल मोल्ड और इंटरनल मोल्ड की एग्जांपल मैंने असल में आपको समझाने के लिए दी थी, वो यहाँ पे फिट आती है। वो जो हमारे पास ग्लास है वो एज अ कास्ट काम करता है। तो ये आगे हमारे पास हैं ट्रैक्स। ट्रैक्स क्या होते हैं, इंप्रेशंस ऑफ फीट ऑफ पासिंग एनिमल्स ऑन मड, अगर एंड्स वेट सैंड कवर्ड बाय सेडिमेंट बिफोर दे डिस्टर्ब द कार आर कार ट्रैक्स। ट्रैक्स हैं किसी भी एनिमल्स का नक्शे कदम, उसको हम कहेंगे ट्रैक्स। फुटप्रिंट्स ऑफ डायनासोर ऑन रेड स्टोन ऑफ कनेक्टिकट वैली इन यूएसए, ये एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल लाजमी दिया करें क्योंकि इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, टीचर को लगता है कि आपने डिस्कस कि आपने मटेरियल को अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है। ये देखिए यहाँ पे आपको जो है वो राइट हैंड साइड पे भी पाँव के इंप्रेशन नज़र आ रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी पाँव के इंप्रेशन नज़र आ रहे हैं। ये इन इंप्रेशंस को हम जो है वो ट्रेसेस कहेंगे। आगे हमारे पास हैं ट्रेल्स, इरेगुलर मार्किंग्स ऑफ मूविंग एनिमल्स ऑन सेडिमेंट्री रॉक्स। अच्छा, अगर तो नक्शे कदम जो है वो गीली मिट्टी पर, सैंड पर है, तो हम उसे ट्रेस कहेंगे, और अगर वो सेडिमेंट्री रॉक्स पर है तो उसे हम ट्रेल्स कहेंगे। क्रॉलिंग ऑफ वर्म एंड स्नेल, उसके अगर किसी भी जानदार के रेंगने के निशान अगर हमें मिले हैं किसी भी रॉक के ऊपर, तो उसको हम कहेंगे ये ट्रेल है। यहाँ पे देखिए ट्रेलिंग पैटर्न जो है वो हमें दिखाया हुआ है कुछ एनिमल्स का, तो ये उसका जो है वो हमें रास्ता मालूम हो जाए। ऐसे ही जैसे कहीं मिट्टी पर से स्नेक जब जो रेंगता हुआ जो है रिगलिंग करता हुआ मूव कर जाए, तो हमें उसकी लकीर से पता चल जाता है कि यहाँ से सांप गुजरा है। अब सांप ने थोड़ी ना हमें आके बताया कि सांप यहाँ से गुजरा है, हम उसकी ट्रेलिंग साइन से, ट्रेल्स से उससे जो है वो रिकग्नाइज करते हैं। वी कैन रिकग्नाइज फ्रॉम ट्रेल्स द प्रेजेंस ऑफ एनी एनिमल्स। इसी तरह burrows and some animals live in burrows, tubes and holes in the ground, wood or rock. Presence of some
such burrows is in sedimentary rocks of ancient past called fossil burrows। अगर हमें फॉसिल में कुछ बर्रोज बनी हुई मिलती हैं, बिल मिलती है कोई, चाहे वो किसी दरख्त के अंदर बर्रो बनी हुई थी, रॉक के अंदर बनी हुई थी या वुड के अंदर बनी हुई थी, तो हम उन बर्रोज को फॉसिल बर्रोज कहते हैं। जैसा कि ये पास्ट की जो हिस्ट्री है उसको बताती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बोरिंग्स, होल्स मेड बाय एनिमल्स फॉर द सेक ऑफ फूड और शेल्टर ऑन वुड एंड रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल बोरिंग्स। ऐसी बर्रोज जिनको एनिमल जो है वो अपनी फूड और शेल्टर के लिए सिर्फ यूज़ करता है, उनको फॉसिल बर्रोज कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे आपको निशान दिखाए गए हैं। यहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह ऐसे बर्रोज बनाते हैं अपने शेल्टर और फूड को स्टोर करने के लिए। जैसे कि हमारे जो घर में मामूली आम तौर पर नज़र आने वाली कीड़ियाँ हैं, अगर हम उनको देखें तो वो भी बर्रोज बनाती हैं और वो अपनी बर्रोज में फूड जो है वो फूड और शेल्टर जो है उनको ले लेके जाती हैं। तो उन बर्रोज को हम बोरिंग्स कहेंगे, ना कि। आगे हमारे पास है कॉप्रोलाइट्स। कॉप्रोलाइट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कॉप्रोलाइट्स जो है वो ये हमें एनिमल्स की फूड के बारे में और फीडिंग हैबिट के बारे में बताती हैं। कॉप्रोलाइट्स जो है वो फीकल मटेरियल है ऑफ पास्ट एनिमल्स। फीकल मटेरियल से हम एनिमल की फीडिंग हैबिट और फूड के बारे में पता लगा सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स, कि एनिमल जो है वो पास्ट के एनिमल्स क्या खाते थे, किस तरह की उनकी खुराक थी। तो ये भी एनिमल की रिकग्निशन में हमारे हेल्प करती हैं, हमारे लिए हेल्पफुल और यूज़फुल जो है वो इम्प्रूव जो है वो साबित होती हैं। ये हमारे पास जो है वो कॉप्रोलाइट्स की एग्जांपल है, फीकल मटेरियल की एग्जांपल दिखाई हुई है। आगे है गैस्ट्रोलिथ। गैस्ट्रोलिथ जो है वो हार्ड स्टोनी पीसेस हैं जो कि किसी भी एनिमल के स्टमक में जो है वो अगर हमें मिले तो हम उनको गैस्ट्रोलिथ कहते हैं। जैसा कि रिप्टाइल्स और फिशेस, हमें पता है कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो हार्ड पीसेस को जो है वो अपने उनके ये देखें, जैसा कि हमें पता है कि कुछ जो रिगर्जिटेटिंग एनिमल्स हैं, जुगाली करने वाले जानवर हैं, वो अपने अंदर जो है वो खुराक के साथ साथ कुछ पत्थर व ऐसी चीज़ें भी खा लेते हैं और ख़ासतौर पे रिप्टाइल्स ले जाते हैं अपने अंदर, ताकि जो है वो उनकी फूड की जो है ना मिक्सिंग जो है वो अच्छे से हो और ग्राइंडिंग अच्छे से हो। इस मकसद के लिए वो कुछ छोटे छोटे स्टोन्स जो है वो अपनी बॉडी में ले जाती हैं। तो अगर कोई एनिमल फॉसिलाइज्ड हो जाए और उसकी बॉडी में जो है वो हमें हार्ड पार्ट्स मिले, कुछ स्टोनी पार्ट्स मिले, तो हम उनको गैस्ट्रोलिथ्स का नाम देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आप इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि मज़ीद लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और अपने जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।